Hello students. Today we are going to discuss about the resolution of vectors. What is that? Resolution of vectors. The term resolution means making parts. The term resolution means making parts or components. Like suppose ये मार्कर है, इसका हमने दो पार्ट कर दिया, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन. दो पॉसिबल पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया. तो वेक्टर का रिजोल्यूशन मतलब जो वेक्टर एक प्लेन पे है या एक स्पेस पे है, एक प्लेन पे या एक स्पेस पे है, तो उसका कंपोनेंट्स होते हैं. तो जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर है F इज इक्वल टू 6 न्यूटन आई कैप. तो क्लियरली फ्रॉम इट्स यूनिट वेक्टर ये पता चल जाता है कि वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्ट हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ ये वेक्टर का बाकी जो ये x कंपोनेंट 6 है, बाकी ये वेक्टर का y और z कंपोनेंट दोनों 0 है. तो इसका मतलब इसका रिजोल्यूशन जरूरत ही नहीं है. मान लीजिए और एक वेक्टर ये प्लेन पे था, स्पेस पे एक्सिस पे था, मैं एक वेक्टर लेता हूँ प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे. तो अगर इसे हम रिजोल्व करेंगे, एक्स वाई प्लेन पे है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स का होगा और एक वाई का होगा. ठीक है. तो जैसे हमने ये रिजर्व कर दिया x का 2 y का 3, तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन मतलब मेकिंग कंपोनेंट्स, मेकिंग पार्ट्स, डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो वेक्टर से इंडिविजुअल कंपोनेंट निकालने का तरीका होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. इसका मतलब ये हुआ रिजोल्यूशन मतलब splitting a vector into its rectangular components. तो गाइस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन होते हैं? x, y और z कंपोनेंट्स. ठीक है. तो वेक्टर का जितना कंपोनेंट हो उस सब सारे के सारे कंपोनेंट को स्प्लिट करने का प्रोसेस होता है रिजोल्यूशन से. और ये रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल्स में. जो जो वेक्टर्स किसी भी प्लेन में किसी भी एक्सिस को इंक्लाइन करता हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका रिजोल्यूशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो लेट अस सी हाउ यू विल रिजॉल्व. पहले तो जो उसका कंसेप्ट है समझ आते हैं. रिजोल्यूशन मतलब स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. एक वेक्टर को स्प्लिट या पार्ट करने का तरीका होता है रिजोल्यूशन. फिर बताएंगे क्यों हम स्प्लिट करते हैं, कैसे करते हैं. ठीक है. चलो अब बात करते हैं. तो ये याद रखो कि जो वेक्टर प्लेन या स्पेस पे है उसी का रिजल्व करते हैं हम. जो वेक्टर प्लेन पे है तो उसका कंपोनेंट ही नहीं होता. जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी है, एक बॉडी का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड में लिख देता हूँ जे क्या. इसका मतलब ये हुआ ये एक्सियल वेक्टर है और ये एक्सिस सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एक्ट कर रहा है. तो अगर हम इसको रिजर्व करेंगे वाई और जेड कंपोनेंट दोनों 0 होंगे, सिर्फ उसका वाई कंपोनेंट है. तो ये होता है रिजोल्यूशन. तो डायग्रामेटिकली कैसे करते हैं रिजोल्यूशन पहले ये पता करते हैं. ठीक है. देखो बच्चों, मान लीजिए एक प्लेन है. हम ये मत सोचो कि एक्स वाई प्लेन ही होगा, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, मगर ये प्लेन है. तो एक वेक्टर है, जैसे पहले बताया था आप लोगों का वेक्टर आई कैप जे कैप रोटेशन में मिल सकता है या आपको वेक्टर एंगल की तरफ मिल सकता है. तो मान लीजिए एक वेक्टर है जो थीटा एंगल कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. अभी यहाँ देखिए, यहाँ प्लेन में है मतलब उसका दो कंपोनेंट होगा. तो एक्स वाई प्लेन में मतलब उसका एक्स वाई कंपोनेंट 2 होगा. तो ये एक्स वाई प्लेन मतलब जेड कंपोनेंट 0 होगा. ठीक है. तो जिस प्लेन पे हो बाकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा प्लेन को वो 0 रहेगा. तभी कैसे परपेंडिकुलर निकालते हैं, कैसे कंपोनेंट निकालते हैं. देखिए ये पहले बताया था मैंने, ये वेक्टर का क्या होता है बच्चों? ये होता है टेल, ये होता है हेड. तो छोटी सी कंसेप्ट है. अगर एक वेक्टर का किसी भी एक्सिस या किसी भी लाइन पे आपको कंपोनेंट चाहिए
किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन या किसी भी एक्सिस में आपको कंपोनेंट चाहिए, तो बस हेड से आप उसी एक्सिस या उसी लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो टेल से यहाँ तक जो हुआ ये आपका हो गया एक कंपोनेंट अलोंग दिस, ये पार्ट। तो बाकी अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो बाकी जो बचा और एक कंपोनेंट ये हो गया, देख लीजिए। तो x पे मतलब ये a वेक्टर का x कंपोनेंट होगा, ये पार्ट ध्यान से देखिए, और ये पार्ट आपका y कंपोनेंट होगा। अगर ये y कंपोनेंट होगा तो ऑब्वियसली ये भी y कंपोनेंट होगा, ये वाला। तो a वेक्टर का दो कंपोनेंट मिला, एक ये x एक्सिस पे ax हमने लिखा, ये y एक्सिस पे हमने ay लिखा। तो वेक्टर और एंगल से ये जो कंपोनेंट निकालने का प्रोसेस होता है रिजोल्यूशन, बहुत इजी है। ये ट्रायंगल देख लीजिए आप, ट्रायंगल से आपको मिल जाएगा साइन थीटा। बताइए क्या होगा? साइन थीटा होता है p/b, तो ये होगा ay साइन थीटा p/हाइपोटेन्यूज ay/a, और आपको मिल गया ay = a साइन थीटा। देख लीजिए कंपोनेंट। फिर cos थीटा हम देखेंगे। cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज ax/a। सो ax क्या मिलेगा आपको बच्चों? a cos थीटा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर वेक्टर a है, एंगल थीटा है और ये प्लेन पे है, दोनों के दोनों कंपोनेंट एक होगा a sin थीटा, एक होगा a cos थीटा। और इजी कंसेप्ट क्या है? साइन कॉस दोनों ही कंपोनेंट होंगे, एक साइन कंपोनेंट एक कॉस कंपोनेंट हमेशा होता है प्लेन पे। तो जिस कंपोनेंट जिस एक्सिस या लाइन से आपको एंगल दिया जाएगा वो होता है क्लोजिंग कंपोनेंट। यहाँ वेक्टर a का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल दिया गया है, तो इसीलिए x कंपोनेंट जो है वो क्लोजिंग होगा, ये नॉन क्लोजिंग होगा। तो जो कंपोनेंट क्लोज होगा C फॉर क्लोज, C फॉर कॉस, तो बाकी कंपोनेंट साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए अगर ये एंगल दिया जाता, ये थीटा होता, तो ये वाला कॉस कंपोनेंट होता, ये वाला साइन कंपोनेंट होता। अब देख लीजिए, अभी देख लीजिए यहाँ। तो अगर देखिए ये एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर f है, ये एंगल अल्फा है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो अभी पहले ये ऑब्जर्व करो कौन सी प्लेन पे है। पहले ऑब्जर्वेशन, ये एक्स वाई प्लेन पे है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट 0 होगा। फिर देखते हैं कौन सी क्वाड्रेंट पे है। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे है, तो फोर्थ पे है मतलब उसका जो एक्स कंपोनेंट जो होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका एफ का एक्स कंपोनेंट। y कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका y कंपोनेंट। तो अगर क्लोजिंग नॉन क्लोजिंग की बात करें तो ये वाला y कंपोनेंट क्लोजिंग है, तो इसीलिए ये वाला cos कंपोनेंट होगा, तो ये होगा f cos अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका f sin अल्फा। एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट हो गया बच्चों। अगर एंगल और वेक्टर एंगल दिया है तो साइन, कौन सा साइन होगा कौन सा कॉस होगा, ये इजी है। तो उल्टा प्रोसेस बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि कंपोनेंट्स आपको पता है, एक वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट है, एक एक्स है एक वाई है, दो वेक्टर है, कंपोनेंट कैसे वेक्टर कैसे निकाले कंपोनेंट से? तो देख लीजिए यहाँ, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये तो बेस पे है, एक परपेंडिकुलर पे है, तो वेक्टर मतलब हाइपोटेन्यूज होगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ए। देख लीजिए, तो कंपोनेंट से कैसे मिलता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंगल भी मिल सकता है। देख लीजिए, ये अगर थीटा है तो tan थीटा होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, ये हो जाएगा ए वाई, ये हो जाएगा एक्स। तो बच्चों tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा ए वाई बाई एक्स, और इधर tan थीटा और आपका थीटा क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ए वाई बाई एक्स। याद रखना ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ है, तो अगर ये वाई के साथ होगा ये उल्टा हो जाएगा, ये एक्स के साथ है, थीटा एक्स, थीटा वाई होता तो ए एक्स बाई ए वाई होता। तो हमने दो तरीके बताए, वेक्टर और एंगल से कंपोनेंट कैसे निकालते हैं,
और कंपोनेंट से कैसे वेक्टर और एंगल निकालते हैं। पूरा पाइथागोरस थ्योरम में राइट ट्रायंगल ट्रायंगल और कुछ नहीं है। अगर एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेन्यूज अगर वेक्टर है तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट होंगे, एक कॉस होगा एक साइन होगा। ठीक है, तो हमको तो पहले से ही पता है, अगर ये राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है, अगर हमको ये बेस पता है, बेस और परपेंडिकुलर, हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज और दोनों एंगल पे निकाल सकते हैं। अगर उल्टा सोच लीजिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल पे हमको ये भी गिवन है और ये एंगल गिवन है, अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस एंगल गिवन है, तो हम लोग बेस भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। तो बस ये याद रखो, अगर कहीं पे भी ये मान लीजिए एक एक्सिस है, ये एक वेक्टर है जिसके साथ एंगल थीटा गिवन है, तो ऑब्वियसली ये कॉस कंपोनेंट होगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं अभी फिर से बात करता हूं। तो मैंने यहाँ जो एक्सिस वाला लिया, आपको ये भी मिल सकता है। देखिए सपोज ये एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर है डी, पूछा है कि ए लाइन पे उसका कंपोनेंट क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये वेक्टर का ए लाइन पे कौन सी कंपोनेंट होगा। तो ये पहले एंगल पता कर लेते हैं। मान लीजिए एंगल है थीटा, ये अल्फा, तो मैंने बताया था। तो कंपोनेंट निकालने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस हेड से आपको उसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है जिस लाइन के अलोंग आपको वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो। तो अब क्या करेंगे, अभी ये वाला आपका कंपोनेंट हो जाएगा डी, बताया था मैंने क्लोजिंग वाला, डी कॉस अल्फा। अगर डी वेक्टर का ए लाइन को परपेंडिकुलर वाला चाहिए, आपको यहाँ बस एक परपेंडिकुलर लाइन लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये जो कंपोनेंट होगा वेक्टर का, ये आपका आ जाएगा डी का साइन कंपोनेंट। हम क्या लिख सकते हैं, डी साइन अल्फा। अगर एक्सिस ना दिया हो फिर भी हम लोग एक लाइन दिया है तो हमको ये एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, बाकी वाई ड्रा कर सकते हैं हम लोग। तो वेक्टर का जो एंगल दिया है वो कॉस कंपोनेंट, बाकी साइन कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, तब अब पढ़ते हैं बच्चों कैसे, अगर स्पेस पे है तब कैसे रिजल्व करते हैं। तो लेट ए इज ए वेक्टर, ठीक है, which makes suppose which makes alpha, which makes an angle alpha with x axis and beta with y axis and gamma with z axis. Okay, so here since the vector is in space, तो इसका तीन कंपोनेंट होंगे, x, y और z। तो इंडिविजुअल एक्सिस के साथ एंगल दिया गया है, तो हम लोग ये वेक्टर को प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेस पे है, मगर दिखा सकता हूं मैं। आप देखिए, मान लीजिए ये आपका z एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है। देखिए जो ब्लैक मार्कर है आपका, ये वेक्टर है। तो ये एंगल जो है x के साथ ये अल्फा है। ये हमने क्या बताया था, ये आपको ड्रॉ में परपेंडिकुलर थे यार, तो ये वाला आपका हो जाएगा x कंपोनेंट होगा। तो अगर ये वेक्टर a है, ये एंगल अल्फा है, एक क्लोजिंग कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली ये जो कंपोनेंट होगा आपका, जो ax होगा आपका क्या होगा बताओ, ax होगा आपका a cos अल्फा। सिमिलरली y के साथ बीटा गिवन है, तो अगर मान लीजिए ये वेक्टर है, ये वाला एंगल जो है वो y के साथ है, तो ऑटोमेटिकली ay क्या हो जाएगा बच्चों, a cos बीटा, और सिमिलरली az हो जाएगा a cos गामा। यहाँ साइन कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ रेस्पेक्टिव एक्सिस के साथ एंगल दिया गया है, सारे के सारे कंपोनेंट कॉस होंगे। तो इसीलिए अगर वेक्टर निकालना हो कंपोनेंट से, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम करना पड़ेगा, ax स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर रूट ओवर। अगर रेस्पेक्टिव एंगल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, यहाँ cos अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा बच्चों cos इनवर्स ax बाई a इक्वेशन से मिल जाएगा आपको। सिमिलरली बीटा क्या होगा, cos इनवर्स ay बाई a, और गामा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स az बाई a। तो अगर आपको वेक्टर्स
वेक्टर और एंगल्स आर गिवन, देन आप लोग कंपोनेंट निकाल सकते हो, या अगर कंपोनेंट दिया गया है आप रेस्पेक्टिव एंगल्स और वेक्टर्स निकाल सकते हो। ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर वेक्टर एक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं, अगर वेक्टर एक्सिस पे है तो एक कंपोनेंट होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे। अगर प्लेन पे होगा तो दो कंपोनेंट होंगे, कॉस थीटा कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट, बाकी थर्ड वन जीरो होगा। अगर स्पेस पे है और वेक्टर रेस्पेक्टिव एंगल दिया गया है तो तीनों को तीनों कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा, और आप लोग उल्टा भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट the addition of vectors by using triangle law and parallelogram.